हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम के PYQs को। और अब यहाँ से मैं आपकी रिवीजन की तैयारी करवा रही हूँ ताकि एग्ज़ाम आते आते आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं। ठीक है, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी डाउट ना हो। तो इसी वीडियो में हम लोग हायर एजुकेशन सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस का पैटर्न देखिए कि अब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, NTA के द्वारा किस तरह से नए फ्रेम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से आपको कुछ तो मेमोरी बेस पे पूछे जाते हैं, कुछ जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं या करंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपकी कवर करवा दूंगी और आपकी इस चैनल पे अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पहली बार आए हैं, नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कंटेंट मैं PDF के फॉर्म में देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और तैयारी को देखते हैं कि PYQs को सॉल्व कैसे करें और किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के उत्तम शासन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं। अब इसमें 4 तरह की ऑटोनॉमीज़ दे रखी हैं। ऑटोनॉमी से मतलब क्या होता है कि विश्वविद्यालय को ही, मतलब जो भी हायर अथॉरिटी है हायर एजुकेशन की, उसी के पास सारी पावर होनी चाहिए। तो इसके लिए निम्न जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसके लिए आवश्यक होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे पहला तो है कि विश्वविद्यालय में सरकारी नियंत्रण कम किया जाना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्षमता को और अच्छा बेहतर बनाया जा सके और योग्यता के आधार पर जो भी डिसीजन है वो लिए जा सके। दूसरा होता है वित्तीय विनियमों की नई विधियों प्रक्रियाओं को तैयार किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे वित्तीय प्रबंधन में वित्त विभाग के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को रोका जाना चाहिए। इस तरह से नेक्स्ट हो सकता है विश्वविद्यालयों के कार्यकारी और जो इसकी रेगुलेटरी मतलब जो बॉडीज़ हैं जो भी हैं, उनके कामकाज में पूर्ण पारदर्शिता रखी जानी चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर कुछ भी पक्षपात किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यहाँ पे शिक्षकों और प्रशासकों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यही होता है ऑटोनॉमी। तो अब आपने देखा इन सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें देखिए यहाँ पे आपकी एकेडमिक ऑटोनॉमी बनती है, उसके बाद फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ठीक है, लीगल नहीं बनती है क्योंकि लीगल आपकी संवैधानिक नियम विधिक कानून होते हैं जो कि बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके राइट ऑप्शन हो गए A, C और D, है ना। तो ये हो गया। मैंने आपको बता रखा है ना एलिमिनेशन जो है टेक्निक कैसे करते हैं आंसर फाइंड आउट करने में। अब देखिए बिल्कुल एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं और आपके 2 नंबर कहीं भी नहीं जाते हैं। एक तो इजी वे में हो जाते हैं, आपकी थोड़ी मेमोरी बेस जो है यहाँ पर काम करती है कि मेमोरी के लेवल पे आपको किस तरह चीज़ों को भी याद रखना है, बिल्कुल जो फैक्चुअल बेस है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 11 नवंबर को। और किनके जो है अवसर पे, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री जी थे अबुल कलाम जी, उनका जन्मदिन इस दिन मनाया जाता है। तो इसी के आधार पे 11 नवंबर क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मैचिंग लिस्ट है। यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। यहाँ पे एंशियंट वैदिक एजुकेशन, पोस्ट वैदिक, फिर है ब्राह्मणिक शिक्षा और उसके बाद है बौद्ध शिक्षा प्रणाली। ठीक है, अब इन सबों को हमें मैचिंग करनी है इनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे। यहाँ से जो वैदिक एजुकेशन से और बौद्धिक शिक्षा से काफ़ी जो है क्वेश्चन बनते हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया, बहुत ऐसे नए टर्म्स यूज़ किए गए हैं जो आपके जो है क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग उन वीडियोस को भी देख लीजिए, मैंने बना रखी हैं। उसमें ये चीज़ें सब आपको बताई गई हैं कि उपसंपदा क्या होता है, उपनयन क्या है, प्रवर्ज्या क्या है, समावर्तन संस्कार क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपकी कवर करवा दी हैं। ठीक है, तो आप लोग पुरानी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वो सारी देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। 100 क्वेश्चन की मैंने सब सीरीज़ करवा दी है, चाहे हायर एजुकेशन की हो, रिसर्च की हो, एनवायरनमेंट की हो और टीचिंग एप्टीट्यूड, मैंने बहुत सारी वीडियोस आपकी करवा दी हैं। और आपको पता लग जाएगा कि मतलब उन क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन कहाँ से भी आएगा आप पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आप उनको देख लीजिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्राचीन वैदिक शिक्षा। प्राचीन वैदिक शिक्षा की शिक्षा प्रणाली कैसी थी, तो ज्ञान और अनुभव के आधार पर थी। यहाँ पर ज्ञान और अनुभव को ही समृद्ध बनाया जाता था। ठीक है, तो ये आपका सेकंड से रिलेट हो गया।
पोस्ट वैदिक एजुकेशन में क्या होता था, थोड़ा सा अब यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ पर और अच्छे से मतलब शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा सुधार हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि वास्तविक ज्ञान और मिथ्या मतलब नॉलेज रिजल्ट्स इन वाइपिंग और फॉल्सहुड, है ना, तो ये इससे संबंधित हो गया। उसके बाद ब्राह्मणी शिक्षा में क्या होता था, चरित्र निर्माण और आत्मसिद्धि पर बल दिया जाता था। तो ये आपका इससे हो गया फोर्थ वाले से। बुद्धिस्ट एजुकेशन बौद्ध शिक्षा प्रणाली, यहाँ पर गुरु शिष्य का संबंध समानता के आधार पे था। ठीक है, ऐसे ही बौद्ध शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली की बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, जो फीचर्स वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। अब देखिए बिल्कुल ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन है। भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये भाग्य लिखा है। ये कथन निम्नलिखित में से किस में कहा गया है। ऐसे ही स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका कहा गया था एजुकेशन कमीशन। ठीक है, 1964 में आया था शिक्षा आयोग, या इसी को कोठारी कमीशन भी कहते हैं, कोठारी आयोग 1964-66 में आया था। तो इसी में कहा गया था कि भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी ऐसे काफ़ी कई बार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के यहाँ पर थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये हैं आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। देखिए यहाँ पे हर क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यूजीसी के चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। तो अब आपको इस टेबल के हिसाब से यहाँ पर जो भी ये ऑप्शन आपको दिए हैं इसके हिसाब से बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, लेकिन अब इनका नाम तो इसमें है नहीं, इन सारे ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद आते हैं श्री हुमायूं कबीर। ठीक है, तो आप इन ऑप्शन के हिसाब से श्री हुमायूं कबीर लगाएंगे आंसर में। लेकिन अगर यहीं पे होता है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर तो आप उनको ही लगाते पहले नंबर पे। ठीक है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पहले नंबर पे हैं, हुमायूं कबीर दूसरे नंबर पे हैं। उसके बाद तीसरे पे हैं पंडित हृदयनाथ कुंजरू, चौथे हैं सीडी देशमुख, फिर डीएस कोठारी हैं, और फिर है डॉक्टर जॉर्ज जैकब। ठीक है, तो ये हो गया आपकी ये क्रम है ना। तो इस तरह से फर्स्ट कौन है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, इनको याद रखिएगा, कभी भी गलत मत करिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हैं स्लाइड में। अब आगे देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिनियम के निम्नांकित में से किस धारा को विश्वविद्यालय शिक्षा की शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान और शिक्षण के नॉर्म्स के मेंटेनेंस के लिए संदर्भित किया जा सकता है। मेंटेनेंस की बात कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी धारा है जो कि आपके इसके मेंटेनेंस को बनाती है। तो ये होती है, इसको याद कर लीजिएगा, धारा 12। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है आपका सेक्शन 12, इसको याद रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर संवैधानिक निकाय है, एपेक्स एडवाइजरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये होता है आपका नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग क्या है, भारत सरकार द्वारा गठित सर्वोच्च और गैर संवैधानिक थिंक टैंक है ना। तो इस तरह से ये नीति आयोग क्या है आपका, एपेक्स एडवाइजरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है नीति आयोग। और इसी से एक क्वेश्चन और बनता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टैट्यूटरी बॉडी जो है एक वैधानिक निकाय, सरकार का एक संगठन है जो भारत के संविधान में लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन ये संसद या राज्य विधानसभा के अधिनियम द्वारा अपनी शक्ति, सेवाएं, अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी आपको समझ में आ गया कि ये संसद या राज्य विधानसभा के अधिनियम द्वारा अपनी सेवाओं को, अपने अधिकार को, शक्तियों को प्राप्त करता है। तो ये हो गया स्टैट्यूटरी बॉडी। अब इसमें से कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि बीसीआई और आपका आता है प्लानिंग कमीशन, एनसीटीई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी में ये गैर संवैधानिक निकाय जो होते हैं ये सरकारों के कार्यों से ही बनते हैं। इसमें कौन कौन सी आती है, वित्तीय आयोग है, नैक। ठीक है, अधिकतर ये पूछा जाता है, आपको इसको छांटने के लिए भी आता है कि कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कौन है आपकी, ये है नीति आयोग। ठीक है, यहाँ पर नीति आयोग इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये हो गया आपका, इसका फुल फॉर्म एक ये भी पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन
फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है, और 2015 में बनाया गया था, ये तो पता ही है कि थिंक टैंक है, 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, होलिस्टिक एजुकेशन एक्ट HEI एम्ड एट उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र शिक्षा का उद्देश्य। समग्र शिक्षा से क्या मतलब होता है? होलिस्टिक एजुकेशन जिसकी अगर हम बात करें तो होलिस्टिक मीन्स होता है रिलेटिंग टू और कंसर्न विथ होल्स, मतलब सबकी, पूरे की बात करता है, और विथ कंप्लीट सिस्टम। ठीक है, होलिस्टिक का मतलब यही होता है कि कंप्लीट सिस्टम की बात करता है। तो इसके हिसाब से कौन कौन से ऑप्शन इसमें हो जाएंगे? तो पहला देखिए, उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधानकर्ताओं और संकल्प के साथ अनुसंधान प्रशिक्षिता। ठीक है, ये थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि रिसर्चर्स एंड फैकल्टी एट, तो अनुसंधान प्रशिक्षिता, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुसंधानकर्ताओं संकल्प के साथ अनुसंधान में अप्रेंटिस, और उसके बाद है आपका दूसरा है रिसाइकलिंग सिस्टम, नहीं, फिर है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटर्नशिप एट लोकल लेवल। तो ये भी आपका A और C ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा लास्ट देखिए D ऑप्शन, ये नहीं होगा क्योंकि अधिगम के विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत रखना तो नहीं। यहाँ पे होलिस्टिक का मतलब ये हुआ कि अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट लेवल्स पे किस तरह से दी जाएंगी समग्र शिक्षा के हिसाब से, है ना। तो ये आपका A एंड C ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के कुछ क्वेश्चन थे जिनके द्वारा आपको पता लगे। ऐसे ही हर दिन ये 10 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे, साथ ही में और भी जो कॉन्सेप्ट आधारित जो है वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो इस तरह से मैं आपकी करीब 10-10 वीडियो हर उसकी यूनिट की दे दूंगी आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और साथ ही प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। तो आप लोग इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चैनल पे बने रहें। ठीक है, आपकी तैयारी बेहतर तैयारी होगी, जरा आपका क्लियर होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।